गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 24 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और इंडिया में डिवोर्स एलिमनी से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कि अचानक से ये क्यों न्यूज़ में उठा है। ऐसी क्या बात हो गई है कि डाउरी प्रोहिबिशन पर हमें बात करनी पड़ रही है, इस पे चर्चा करनी पड़ रही है। तो देखते हैं कि आपको रिसेंटली पता होगा एक बैंगलोर बेस्ड टेकी थे जिन्होंने 9 दिसंबर को सुसाइड कमिट किया था। उन्होंने लगभग 80 मिनट्स के आसपास का एक वीडियो छोड़ा था और साथ ही में अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर मैं समराइज्ड फॉर्मेट में बोलूँ, आप सबको पता लग ही गया होगा, मैं बात कर रही हूँ अतुल सुभाष जी की, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड टेकी थे और उन्होंने सुसाइड कमिट किया हाल ही में। अपने सुसाइड नोट में और इस वीडियो में उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे अपने वाइफ और अपने इन लॉज के अगेंस्ट में, अपने मदर इन लॉ के अगेंस्ट में। अगर मैं समराइज्ड फॉर्मेट में बात करूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया था डाउरी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या लॉज है इंडिया में, उसके मिसयूज़ के बारे में उन्होंने बताया, मतलब बोला था। और बोला था कि उनका जो ये डेथ है या फिर उनका जो सुसाइड जो वो कमिट करने के लिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर बनाए गए प्रेशर्स के चलते हैं। ठीक है, ये प्रेशर किस लिए? फॉर सम रीज़न उनका और उनकी वाइफ का डिवोर्स हुआ था। ठीक है, उनकी वाइफ ने उन पर काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के ऊपर, कि वो उन पे अत्याचार करते थे या उस टाइप के ऊपर। ठीक है, जिस वजह से अतुल सुभाष पर जो है उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था और लगभग 3 करोड़ तक के आसपास का उन्होंने डिवोर्स एलुमनी मांगा था। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये आती है कि चाहे आप डाउरी प्रोहिबिशन की बात ले ले, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो लॉज है उसकी बात ले ले, या फिर डिवोर्स एलिमनी की बात अगर ले ले, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ये विमेन वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ट्रेडिशनली या फिर हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो विमेंस जो हैं वो वर्कफोर्स में काउंट नहीं की जाती थी। वो ज़्यादातर डोमेस्टिक हाउस या हाउस होल्ड कोर्स में ही इन्वॉल्व रहती थी। फॉर सम रीज़न अगर उनका डिवोर्स होता भी था तो उनके पास कुछ मतलब इनकम सोर्स नहीं होता था, तो जस्ट उनके सस्टेनेंस के लिए ये सारे लॉज बनाए गए थे। और डाउरी, जिसे हम लोग दहेज बोलते हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसे मेहर बोला जाता है, मेहर। तो डाउरी के लिए उनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो, हिस्टोरिकली काफ़ी ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स पर इसके वजह से काफ़ी सारे मतलब वायलेंस उनके ऊपर होते थे, जिस वजह से ये सारे उनको प्रोटेक्शन के लिए ये सारे लॉज बनाए गए थे, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। बट अगर आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो ये सारे रूल्स हो गए या फिर जो लॉज, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स अगर लॉज अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर फ्रेम करके रखी हुई है हमारे वेलफेयर के लिए, उसी चीज़ का जो काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं उसी चीज़ का मतलब मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं लॉ उन्हीं का साथ देगा। डाउरी एक्ट में अपने आप को ये प्रूफ करना कि मतलब नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिवोर्स अगर फाइल करे तो एलुमनी देना लगभग ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव मतलब लड़का चाहे या ना चाहे, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो एक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बोले तो वो फीमेल बायस्ड हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोग तब की बात बोले जब ये सारे एक्ट्स या लॉज इनैक्ट किए गए थे, तो हाँ ठीक है, उस टाइम पे फीमेल बायस्ड होना ज़रूरी भी था। बट आज की डेट में कहीं ना कहीं इसका मतलब जेन्युइन केसेस तो खैर हैं, बट उससे ज़्यादा इसके मिसयूज़ के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि
ये जो डाउरी के प्रोहिबिशन का हो गया या जो डिवोर्स एलुमनी का जो मसला हो गया, वो आखिर है क्या और इंडिया में इसके बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। सबसे पहले तो डाउरी है क्या। डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी, गुड्स और मनी। ध्यान रखिएगा, दहेज या फिर डाउरी या फिर अगर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के या जो कि उनका शरीयत लॉ जो है उनके अकॉर्डिंग में अगर मेहर बोलूँ तो वो सिर्फ कैश पेमेंट नहीं होता है, वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है, वो किसी भी तरीके के सामान के रूप में भी हो सकता है जो ब्राइड की फैमिली, ग्रूम साइड, ठीक है, यानी कि लड़के को या उसकी फैमिली को प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं ये मैरिज कंडीशन के तौर पर हो गया था। ये हिस्टोरिकली प्रैक्टिस किया हुआ जाता है। अगर मैं इसके इवोल्यूशन की बात करूँ तो एकदम शुरू शुरू में क्या होता था, ये एज अ गिफ्ट की तरह होता था, ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं हिस्टोरिकली कोई भी चीज़ अगर है तो उसको डिस्टॉर्ट करना हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं माहिर है इसमें, तो उसको डिस्टॉर्ट करते हुए ये एक कंडीशन बना दिया गया और दहेज एक्चुअली में डिमांड होने लगा। पहले ये एक विलफुल गिफ्ट हुआ करता था कि आप अपनी बेटी को जब ब्याह कर देते हो सामने वाले घर में, स्पेशली ये उस लड़की के लिए ही होता है, था कि आप लड़की को दे रहे हो कि लड़की अपने साथ जो चाहे वो लेके जा सकती है। सपोज किसी लड़की के फादर है, उसके पास काफ़ी सारा ज़मीन है, तो वो अपने ज़मीन का एक हिस्सा अपनी बेटी को भी दे सकते थे। हालांकि आज आज के डेट में अगर हम लोग बोले तो लड़कियां अपनी फादर के प्रॉपर्टी की इक्वली हकदार भी होती हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। फादर चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ एक हिस्सा उसको दे सकता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे दे सकता था। इसमें कुछ भी एक ऑब्लिगेशन नहीं हुआ करता था कि आपको इतना देना ही है, या सामने से कोई डिमांड नहीं आता था, ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, वो डिमांड होने लगी, मतलब लड़के वाले पूछने लगे कि भाई आप कितना दोगे, हमें इतना चाहिए, कैश इतना चाहिए, हम कोई गाड़ी चाहिए, फलाना चाहिए, ये वो, ठीक है। और अगर कोई वो देने में सक्षम ना हो, अगर वो सक्सेसफुल ना हो, तो जो विमेन, जो लड़की जो होती है ना, उसे वायलेंस फेस करना पड़ता था अपने ससुराल में, ठीक है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1961 में गवर्नमेंट लेकर के आई द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। इसका सोल मोटिव था कि इस डाउरी का जो ये हार्मफुल प्रैक्टिस बन चुका था, मैं हार्मफुल ही बोलूँगी क्योंकि इसके वजह से लड़की के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगते थे सब लोग, ठीक है। तो इसी चीज़ को मतलब कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, ताकि ये जो डाउरी का जो हार्मफुल प्रैक्टिस है इंडियन सोसाइटी में, उसको वो लोग कॉम्बैट कर सके। इसका सोल मोटिव ये था, ठीक है। अगर हम लोग इसके प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले तो सेक्शन 2 में डाउरी के डेफिनेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है, जो कि बोलता है कि द एक्ट डिफाइंस डाउरी एज एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू ए मैरिज टू अदर पार्टी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक्ट है डायरेक्टली, वो एक्ट ये नहीं बोलता है कि लड़की लड़के को दे रहा है, यहाँ पे एक न्यूट्रल टर्म यूज किया गया है, वन पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है, ठीक है, और बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली ब्राइड और ग्रूम करके नहीं लिखा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज एट बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, डॉवर और महर इन द केस ऑफ पर्सन्स टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉज शरीयत अप्लाइज, ठीक है। आगे के प्रोविजंस देख लेते हैं। सेक्शन 3 बात करता है पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। ध्यान रखिएगा, ये एक्ट सिर्फ उनको मतलब उनके लिए पेनाल्टी इम्पोज नहीं करता है जो डाउरी लेते हैं, बल्कि जो देते भी है, यानी कि जो मांग रहा है वो भी इसमें जिम्मेदार है, वो भी पनिशेबल है,
जो दे रहा है वो भी इस एक्ट के अंदर में दोषी माना जाता है, ठीक है। यानी कि गिवर और टेकर दोनों को यहाँ पे इक्वली मतलब दोषी ठहराया गया है, ठीक है। द एक्ट इम्पोजेस पेनाल्टी फॉर बोथ गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, यानी कि गिविंग और टेकिंग दोनों पर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा गया है, ठीक है। सेक्शन 3 says if any person after commencement of this act gives or takes or abates the giving or taking of dowry shall be punishable with imprisonment for minimum of 5 years and a fine of at least 15,000 rupees or amount of the dowry whichever is more। मतलब सपोज मान लीजिए किसी इंसान ने डाउरी के रूप में 2 लाख रुपए लिए हैं तो उस पर फाइन भी 2 लाख का ही बनेगा, 15,000 का नहीं। मिनिमम अमाउंट 15,000 का होगा, हालांकि ऑब्वियस सा बात है 15,000 तो कोई डाउरी लेगा नहीं, ज़्यादा ही होगा। तो आइदर मिनिमम अमाउंट 15,000, उससे नीचे का तो फाइन बनता नहीं है। डाउरी अगर 2 लाख का है तो 2 लाख उसको फाइन बनेगा, और साथ में मिनिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी एक न्यूट्रल अप्रोच रखा गया है कि सीधे तरीके से ये नहीं बोला गया है कि लड़के वाले ही पनिशेबल होंगे, दोनों देने वाले भी और लेने वाले भी दोनों पर पेनाल्टी लगेगा, ठीक है। सेक्शन 4 बताता है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया कि देने और लेने दोनों पार्टीज को दोषी ठहराया गया है, ठीक है। आपने दिया तो तो भी आप दोषी हो, अगर आपने लिया तो भी आप दोषी हो। सेक्शन 4 बात करता है डिमांडिंग डाउरी, अभी तक दिया नहीं गया है बट आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। आप गए हो अपने ऑपोजिट पार्टी से मिलने के लिए और वहां पे आपने बोला कि भाई आप कितना चढ़ाओगे, ठीक है। तो आप अगर डिमांड भी कर रहे हो ना तो वो भी गलत है। इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स ऑफ गार्जियन ऑफ अ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ध्यान रखिए एक्ट में कहीं पे भी पूरे तरीके से ये नहीं बोला गया है कि लड़के वाले ये करते हैं, ये दोनों पे लागू होता है। सपोज अगर जो लड़की वाली है लड़की वाले के जो घर वाले होते हैं उस लड़की के फादर हो गए या कोई भी गार्जियन हो गया, वो दूल्हे के घर पे जाके बोलता है कि आपको हमारी बेटी को 10 लाख का सोना चढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी गलत है, ये भी कहीं ना कहीं एक डाउरी के अंडर में ही काउंट होगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर में, ठीक है। As the case may be any dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years and with a fine which may extend to 10,000 rupees। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जहाँ पे आप सिर्फ डिमांड कर रहे हो अभी तक वो फुलफिल हुआ नहीं है, ठीक है। आपने अगर डिमांड भी कर दिया, ठीक है, चाहे वो लड़की वाले डिमांड कर रहे हो या लड़के वाले डिमांड कर रहे हो, कोई भी डिमांड कर रहा हो, अगर आपने डिमांड कर दिया और किसी ने जाके आपकी कंप्लेन कर दी ना तो आपको लगभग मिनिमम 6 महीने की जेल हो सकती है, और उसको एक्सटेंड करके 2 साल तक का किया जा सकता है, और मिनिमम लगभग 10,000 रुपए का आप पर फाइन लग सकता है। और ये डिमांड फुलफिल होते हुए आपने दिया भी और लिया भी तो आप पर पेनल्टी क्या होगी, मिनिमम 5 साल तक की जेल और मिनिमम 15,000 रुपये फाइन होगा, या फिर देखेंगे कि आपने डाउरी में कितना लाख रुपए लिया है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपसे भरपाई लिया जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट सेक्शन 6 बात करता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर एयर्स। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इनिशियली डाउरी जो था वो एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ गिफ्ट हुआ करता था, जो विलफुली लड़की के घर वाले उस लड़की को देते थे। बेसिकली ये लड़के वालों के लिए नहीं हुआ करता था, ये लड़की के लिए हुआ करता था। जैसे कि लड़की के फादर की कोई प्रॉपर्टी है तो उन्होंने ज़मीन का इक्वल हिस्सा करके अपनी बेटी को थोड़ा सा कुछ एक दे दिया, या फिर उन्होंने अपनी बेटी के साथ उन्होंने जो भी ज्वेलरी वगैरह वो भेजते हैं वो सब हो गया, या उसके किसी भी नेसेसिटी के लिए फर्नीचर वगैरह वो दे। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि वाइफ के लिए, मतलब जो लड़की जो है उसके लिए उन्होंने दिया है, ठीक है। तो एक्ट 6 सेक्शन 6 ये बोलता है कि डाउरी रिसीव होने के बाद, ठीक है, विमेन को वो वापस होना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा एक टाइम फ्रेम के अंदर में। इन केस वो उस लड़की की डेथ होती भी है तो उसके जो एयर्स होंगे उसको पास ऑन किए जाएंगे, मतलब उनके जो भी लड़का या लड़की होगा।
ठीक है, यानी कि एक्ट साफ साफ तौर पर बोलता है कि डाउरी एक्चुअली जो होना चाहिए वो उस लड़की के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि लड़के वालों या फिर मतलब दूसरे गार्जियंस के बेनिफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 7 क्या बोलता है, कॉग्निजेंस ऑफेंस। कौन मतलब अगर ट्रायल वगैरह चलता है तो कौन वो करेगा, स्टिपुलस नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ आइदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, वही इसको ट्राई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 8A क्या बोलता है, अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड। अगर थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ था, मिसयूज अगर कोई सेक्शन होता है तो वो ये होता है ज़्यादातर, क्यों ये होता है, और दूसरा मिसयूज होने वाला है ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही एक्ट में एक न्यूट्रल अप्रोच रखा गया है, ब्राइड और ग्रूम दोनों साइड को यहाँ पे बैलेंस्ड वे में रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन लॉज है या इंडियन जुडिशरी है या फिर इंडियन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ना फीमेल ओरिएंटेड या फिर फीमेल बायस्ड है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सोच लेते हैं कि लड़के वालों ने ही लड़की वालों से डिमांड रखा होगा, वाइस वर्सा वो कभी सोचते भी नहीं है। ठीक है, तो अगर सपोज मान लीजिए कोई लड़की अगर केस करती भी है ना कि मेरे हस्बैंड और जो मेरे इन लॉज है उन्होंने मुझसे इतना ज़्यादा डिमांड किया था, मेरे फादर फुलफिल नहीं कर पाए और वायलेंस करते हैं मेरे साथ, ये वो एंड ऑल दैट, तो अपने आप को प्रूफ करने की जिम्मेदारी ना उस हस्बैंड और उसकी फैमिली की होगी, ना कि उस लड़की की। मतलब लड़की को सिर्फ बोलना है कि भाई इन्होंने मुझसे ऐसा ऐसा दहेज का मांग किया है और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीजिए प्रूफ, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है, बल्कि उल्टा क्या होगा, उस लड़के को और उसकी फैमिली को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो लड़की झूठ बोल रही है। जैसा कि शायद अतुल सुभाष के केस में भी शायद से ये ऐसी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, आईपीसी में देख लेते हैं कि डाउरी से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 304B डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, जिसमें वेयर द डेथ ऑफ ए विमेन इज कॉज्ड बाय बर्न्स और बॉडीली इंजरी, और शादी के विद इन 7 ईयर्स में अगर उसका डेथ होता है एंड डेथ के कुछ टाइम पहले उसके मतलब किसी भी तरीके का हैरेसमेंट या क्रुएल्टी हमको नज़र आती है तो उसको डाउरी डेथ कंसिडर किया जाएगा और हस्बैंड और रिलेटिव के ऊपर मतलब अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर बात करें 498A के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है, ठीक है, इस पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया हुआ है, आगे बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। ये है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। ठीक है, अगर ये प्रूफ होता है कि हस्बैंड या उनके रिलेटिव्स ने डाउरी से रिलेटेड मतलब लड़की के ऊपर क्रूएल्टी की हुई है, तो उनका जो सज़ा है फाइन और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन में क्रूएल्टी का मतलब जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म में रखा गया है, ब्रॉड वे में डिफाइन किया गया है। क्रूएल्टी विल इंक्लूड फिजिकल और एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल हार्म। ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर वेमेन को हेल्थ वाइज भी अगर मतलब हैरेसमेंट हुआ है तो भी वो क्रूएल्टी मानी जाएगी। इवन अगर इसके चलते कोई लड़की अगर सुसाइड भी करती है ना तो भी उसको क्रूएल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है और अतुल सुभाष जी के केस में भी सेम सेक्शन का ही मिसयूज हुआ है। ठीक है, अच्छा, देखते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और अदर जितने भी सेक्शंस है आईपीसी के डाउरी से रिलेटेड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला है सोशल स्टिग्मा। ठीक है, क्यों, डाउरी अगर मैं एज अ सोशल नॉर्म बोलूँ ये हाईली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और वो लोग ना ये बहुत ही ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड केस है। ठीक है, कोई मतलब केस करता ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि दिस आर सोशली एक्सेप्टेड चीज़ें।
ठीक है, तो एक तो हो गया सोशल स्टिग्मा, और कहीं ना कहीं डिसऑनर या फैमिली फियर के वजह से, ग्रूम रिटेलिएशन के वजह की, मतलब शादी तोड़ देंगे ये वो, इसके डर से भी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होती है अगर कोई हिम्मत कर भी ले तो। दूसरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सेक्शन 498A जो आईपीसी का सेक्शन है, उसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होना। ठीक है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया है। हम लोग आगे के वीडियो में ये देखने वाले हैं कि क्या जजमेंट आया है। बट इस सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है कि हस्बैंड जो है मेरे ऊपर क्रूअल है। ठीक है, क्योंकि क्रूअल्टी के डेफिनेशन पे मेंटल हैरेसमेंट भी इंक्लूड किया गया है। तो मेंटल हैरेसमेंट कोई वो चीज़ है नहीं कि मतलब हस्बैंड को आप वो नहीं बांध सकते, आपके ऊपर अगर कोई निशान नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड सेक्शन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सोशल एटीट्यूड, कि अ मेजर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज एंट्रेंस सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी विच मेनी फैमिली स्टिल व्यूइंग इट एज ट्रेडिशनल कस्टम डिस्पाइट लीगल प्रोहिबिशन। लोग इसको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, ये होना ही चाहिए, इसको मतलब एक रिचुअल की तरह मान लिया गया है। ठीक है, और लास्टली अगर मेजर चैलेंज इसमें अगर हम लोग बोले तो वो होगा डिलेड लीगल प्रोसीडिंग्स। लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रायल्स चलते हैं, जब तक केस खत्म होगा, जितने का मेरा दहेज नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, तो रहने देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आती हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए? तो सबसे पहला, जुडिशियल एफिशिएंसी और टाइमली ट्रायल्स को एनहांस करना, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो स्पेसिफिकली डाउरी रिलेटेड केसेस के लिए हो, वो हम लोग कर सकते हैं। फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं जो विक्टिम्स हैं। काउंसलिंग सर्विसेज डाउरी विक्टिम्स को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउट लीगल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, डीस्टिग्मेटाइज। ठीक है, लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा कैंपेन्स के थ्रू। ठीक है, कि डाउरी गलत है, आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए। जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, और कम्युनिटी सपोर्ट भी एनकरेज करना चाहिए कि आप विक्टिम को सपोर्ट करो, वो ऐसे वायलेंस का शिकार हुई है, इट इज़ एनीवे नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी पेनाल्टीज हैं उसको मतलब डाउरी लॉज के मिसयूज के लिए भी आपको मतलब लाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने ये तो बता दिया कि कोई अगर डाउरी मांगता है या देता है तो उसके लिए इतना 5 साल का पेनाल्टी लगेगा, इतने लाख का पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, लेकिन पूरे एक्ट में या पूरे आईपीसी में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि अगर डाउरी लॉज को किसी ने मिसयूज किया, जैसे कि इस केस में अतुल सुभाष जी के केस में हुआ है, तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस इशू को भी एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे हम लोग दहेज लेने या देने पर पेनाल्टी लगा रहे हैं, इस चीज़ के मिसयूज़ पर भी पेनाल्टी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मिसयूज़ के केसेस आते जाएंगे और जितने भी जेन्युइन केसेस है वो कहीं ना कहीं दबते रह जाएंगे। ठीक है, next, gender neutral language of act. To address issue of false accusations, it is essential to revise the act to use gender neutral language, recognizing that both men and women can be victims of dowry related offenses. It is important to ensure equal punishment for offenders regardless of their gender in order to promote gender equality and fairness. जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे लॉज जो है वो तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फीमेल बायस्ड है। हमको ऐसा ही लगता है कि मेल पे कैसे हैरेसमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस अगर मैं बोलूँ तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सोचते हैं कि वो फीमेल पर ही हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है, मेल पर भी हो सकता है। हाँ, रिलेटिवली कम होता है लेकिन होने का तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे एक्ट्स हैं, जितने भी हमारे लॉज वगैरह बने हुए हैं, इन सब को जेंडर न्यूट्रल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म से जो हम लोग जो सोच लेते हैं ना कि दहेज है तो लड़के नहीं कुछ किया होगा लड़की के ऊपर, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो है ना हमारे ये सारी लॉज जो है कहीं ना कहीं मिसयूज भी होती हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं एलिमनी गाइडलाइंस के बारे में बात करूँ, रिसेंटली
सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया कि एलिमनी इज मेंट टू इंश्योर ए बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वाइफ, नॉट टू इक्वलाइज वेल्थ, and an ex-husband cannot be obligated to maintain her as per his improved financial status post divorce. ठीक है, आपको पता ही होगा रिसेंटली अतुल सुभाष जी के केस के चलते काफ़ी सारे केसेस हाईलाइट में आई हैं जहाँ पे वाइफ जो है ये डिवोर्स एलिमनी वाला जो मसला है ना, जो हमारा जो प्रोविज़न है इसको काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करती है। मतलब अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के हैसियत से ज़्यादा वो चीज़ें मांगने लग जाती हैं। जैसे अतुल सुभाष जी के केस में भी सेम चीज़ ही हुआ था। वो उनकी अर्निंग कितनी है और लड़की ने कितना ज़्यादा मतलब उनसे डिमांड कर लिया, जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा हैरेस भी किया गया था। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एलुमनी वाला जो केस है ना, ये है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए वाइफ को, ना कि उसको इक्वल वेल्थ देना है। ठीक है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये क्वेश्चन भी कर दिया कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि आपका हस्बैंड आफ्टर द डिवोर्स वो ग्रो कर रहा है, तो एट द सेम टाइम आपको भी ग्रो होना पड़ेगा, तो क्या जब हस्बैंड का डाउनफॉल होगा क्या आप उसको मानेंगी? ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन कर दिया था कि आप बोल रही है कि आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अपने हस्बैंड की इक्वल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, और आप इतना वो कर रही है और उनके साथ साथ आपको भी ग्रो करना है, तो क्या जब कल को अगर ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड फॉर सम रीज़न वो कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो डाउनफॉल हो जाता है, तो क्या आप उस डाउनफॉल में भी उनके साथ रहेंगी? ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क्स को भी हाईलाइट किया है। ठीक है, उन्होंने कहा इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ परमानेंट एलुमिनी शुड नॉट पीनलाइज द हस्बैंड। ठीक है, कहीं न कहीं ये एल्यूमिनी वाला जो मसला है वो इस तरीके मतलब एक पनिशमेंट जैसा हो गया था अतुल सुभाष जी के लिए, मतलब एज़ अ रिज़ल्ट उन्होंने अपने आप को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ठीक है, बट शुड एम एट इंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वाइफ। और अगर आज की डेट के बारे में बोलूँ, जब ये सारे लॉज बने थे उस वक्त तो चलो ठीक है, फीमेल्स काम नहीं किया करती थी, वो लोग घर पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, बट आज की डेट में लड़कियां जो है वो वर्कफोर्स में हिस्सा लेती हैं। वो कहीं न कहीं इतनी पढ़ी लिखी तो हैं कि वो अपने लिए एक मिनिमम इनकम तो जनरेट कर ही सकती है। तो इस तरीके से मतलब डिवोर्स एलुमनी और इन सब चीज़ों पर का मिसयूज़ करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने से बेहतर है कि जो मैं खुद एक लड़की होने के नाते ये कह रही हूँ कि आप खुद अपने चीज़ें जनरेट करें, इनकम जनरेट करें। डिवोर्स होना चलिए ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ एक नहीं बन पाया जिसके चलते आपके बीच में डिवोर्स हो रहा है, बट डाउरी जैसे लॉज या फिर डिवोर्स जैसे लॉज का मिसयूज़ करके जो कहीं ना कहीं एक लड़की के वेलफेयर या उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उसका कहीं आप मिसयूज़ करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करने की कोशिश ना करें। And it is actually high time where we should also recognize the men's rights। जहाँ हम लोग फीमेल राइट्स की बात करते हैं, विमेन राइट्स की बात करते हैं, दिस इज़ हाई टाइम कि हमें मेंस राइट्स की भी बात करनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 फैक्टर्स डिफाइन किए जिस पर निर्भर करके एक्चुअली जो डिवोर्स एलुमनी है वो डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहला, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बेसिक फ्यूचर नीड्स ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। ध्यान रखिए यहाँ पे बेसिक नीड्स पर बात चल रही है, लग्जरी आइटम्स की बात नहीं चल रही है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ बोथ स्पाउसेस, income sources and property owned by each party, wife's standard of living during her time at in-laws home, whether the wife left her job to take care of family responsibilities, legal cost for a wife without independent income। ठीक है, तो ये जो 8 फैक्टर्स है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस इशू किया है कि अगली बार से अगर किसी
का भी डिवोर्स होता है और एलिमनी देने से पहले कोर्ट जो है इन 8 फैक्टर्स को देखेगी और इस पर बेस करके ही आपको एलिमनी के ऊपर वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वाइफ जो चाहे एलिमनी के नाम पर मांग सकती है। वो उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए होना चाहिए, ना कि हस्बैंड को पीनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।